हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग सीखेंगे हमारे जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड है उनमें से कौन से अकाउंटिंग मेथड को हमको सिलेक्ट करना है, जिनके कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। आज मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों कि अगर हमारी फाइनेंशियल एसेट्स की मल्टीपल कैटेगरीज है, हमारे बिजनेस मॉडल जो है वो वेरियस टाइप्स के बिजनेस मॉडल्स हैं, एसपीपीआई टेस्ट मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो फ्लो चार्ट जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किए थे दोस्तों, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड आज मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो कि अकाउंटिंग मेथड के सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो चलिए हम सब लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यहां पे आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में यहां पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, राइट। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी अपने लोग यहां पर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड की बात करेंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, उस फाइनेंशियल एसेट्स के रिगार्डिंग हमारा जो एसपीपीआई टेस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, वो पास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सारे टेस्ट पास करने के बाद में हमको ये देखना था कि एंटिटी जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वॉलेंटरी तो नहीं कर रहा ना कहीं, क्योंकि वो तो ऑप्शन सबके पास में रहता ही है हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, फिर बाद में अपने को ये देखना है कि अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए अपना फाइनेंशियल एसेट एलिजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनती है दोस्तों। तो इनको मैंने एक आपके टेबल में समराइज किया है और हम ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, उसके बारे में डेफिनेटली जानकारी प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखो हमारे पास में ये जो टेबल है इसमें मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, राइट। कि मेरा किस नेचर का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट है, डेट में रिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये इन्वेस्टमेंट का नेचर हो गया। फिर बाद में हमारे पास में ये बिजनेस मॉडल का कॉलम है। बिजनेस मॉडल के कॉलम में हमको क्या बताया जाएगा कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स का बिजनेस मॉडल क्या है, एसपीपीआई टेस्ट हमारा पास हो रहा है या फेल हो रहा है, और बाद में हमें ये चेक करना पड़ेगा ये सारी की सारी कंडीशन के बेसिस पर कि सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड हमें कौन सा लगाना है। क्या वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड होगा, क्या वो ओसीआई रिक्लासिफाइबल होगा, या वो ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल होगा, क्या हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे यहाँ पे, राइट। एक सेकंड दोस्तों, यहां पे हाँ जी, यहाँ पे हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट करेंगे। C फॉर हो कंपलसरी और O फॉर है ऑप्शनल, है ना। तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल C फॉर का मतलब हो गया यहाँ पे कंपलसरी और O फॉर का मतलब हो गया दोस्तों ऑप्शनल। तो यहाँ पे एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में चलो अब हम डिस्कस करते हैं एकदम इन डेप्थ और पता लगाते हैं कि कौन कौन से सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में इन्वेस्टमेंट का जो नेचर है दोस्तों वो है हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कौन सा नेचर है दोस्तों? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, है ना। और ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इसमें सबसे पहले हमारे पास में बिजनेस मॉडल क्या है, सेल करने का। दोस्तों मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था कि जब आपके पास में बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने वाला नहीं हो, होल्ड और सेल वाला नहीं हो, तो फिर बाद में आपका बिजनेस मॉडल सेल वाला होता है। तो जब आपका बिजनेस मॉडल दोस्तों सेल वाला होता है तो सीधी बात है आपके पास में फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और आपका बिजनेस मॉडल जो है दोस्तों सेल करने का है, ट्रेड करने का है, तो आप ना तो यहां पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा सकते हो, ना ही आप ओसीआई रिक्लासिफाइबल मतलब ओसीआई आर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ना ही ओसीआई एनआर सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको कंपलसरी दोस्तों यहां पर कंपलसरीली बेसिस पर आपको यहां पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लगाना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे हमको कंपलसरीली बेसिस पर क्या लगाना पड़ेगा, कंपलसरीली बेसिस पर दोस्तों हमको लगाना पड़ेगा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा किस कैटेगरी का है दोस्तों? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा फिर से इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें हमारा जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों वो होल्ड और सेल वाला है। इसका मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि हम बेचें, हम ऐसे इन्वेस्टमेंट को रखना भी चाहते हैं
जरूरी नहीं कि हम बेचें। और आप जानते हो दोस्तों कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी होल्ड मॉडल नहीं हो सकता, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कभी रिडम्पशन ही नहीं होता है ना दोस्तों। तो यहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमारे पास में होल्ड और सेल ये वाला बिजनेस मॉडल है। तो होल्ड और सेल वाले बिजनेस मॉडल में दोस्तों आपका एसपीपीआई टेस्ट जो है वो आपका पास होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सर कभी एसपीपीआई टेस्ट पास ही नहीं होता है, आप जानते हो, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए बना ही नहीं है। तो इसके अंदर तो चाहे आपका बिजनेस मॉडल कोई भी हो, आपका एसपीपीआई टेस्ट तो फेल ही होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी के रेजिडुअल नेट एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका वैल्यूएशन क्या आएगा, आपको क्या मिलने वाला है, वो जो भी कंपनी में बच रहा है वो आपका है, ठीक है ना। तो ये कभी भी एसपीपीआई टेस्ट मीट कर नहीं पाएंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसलिए यहां पे मैंने ऑलरेडी पहले से क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है, तो क्या हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे? द आंसर इज नो, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट तो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? डेट इन्वेस्टमेंट को मिलता है, राइट। डेट नेचर के इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी नेचर के इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट का कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो एसपीपीआई टेस्ट फेल करते हैं। अच्छा चलिए सर, फिर बाद में बात करते हैं अपने लोग ओसीआई रिक्लासिफाइबल। ओसीआई रिक्लासिफाइबल या ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल, अब हमारे पास में ये दो बातें बच गई है। और क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करें अपने लोग, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में हमेशा ध्यान रखना हर एक इन्वेस्टमेंट पर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहां पे जब हमारा बिजनेस मॉडल दोस्तों होल्ड और सेल करने वाला है, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि हमारा फ्लो चार्ट हमको क्या कह रहा है, देखिए होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है। अब होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है, एसपीपीआई टेस्ट तो पास करेगा नहीं, इसका मतलब हमको करना तो पड़ेगा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, हमको करना पड़ेगा दोस्तों फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे एंटिटी को एक मिल जाता है इररिवोकेबल ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमें क्या कहता है कि एंटिटी जो है जिसका बिजनेस मॉडल ट्रेड या सेल करना नहीं है, इसका मतलब एंटिटी जिसका बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल करना है, उसको एक इररिवोकेबल ऑप्शन मिल जाता है कि वो लोग एफवीओसीआई, दैट मींस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, नॉन रिक्लासिफाइबल बेसिस पर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे हम सब लोग राइट, यहां पे हम सब लोग ओसीआई सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आर का बेनिफिट तो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी रिक्लासिफिकेशन तो करने ही नहीं दिया जाएगा आप सब लोगों को। हम तो आपको पहली पसंद कह रहे हैं कि आप लोग पीएनएल लगा लो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन चलो आपने कह दिया कि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हमारा काम ट्रेडिंग करना नहीं है, तो हम आपको अब एक ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं जो बेनिफिट आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है और ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको गेन हुआ तो वो गेन कभी भी जिंदगी में भी आपको वापस प्रॉफिट लॉस में ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। दैट इज नोन एज दोस्तों अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल। तो यहां पे आपके पास में ओसीआई एनआर का एक ऑप्शन है दोस्तों, और आपके पास में पीएनएल का भी ऑप्शन है। समझ गए मेरी बात आप सब लोग? इसका मतलब यहां पे पीएनएल कंपलसरी नहीं है दोस्तों। तो ये दो टिक मैंने लगाए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से हम सब लोग किसी भी एक मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ओसीआई एनआर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऑप्शनली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल भी कर सकते हैं। क्या ये बात आप सबको समझ में आई है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम लोग सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर ऐसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट जिनका बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल जैसा है, होल्ड और सेल पे बेस्ड है, और ऐसे बिजनेस मॉडल को हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया कि आप नॉन रिक्लासिफाइबल फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल बेसिस पर अपना सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग जो मॉडल है वो पिकअप कर सकते हो, और आपके पास में ऑप्शन पीएनएल का हमेशा रहेगा। आप पीएनएल तो देखिए, पीएनएल में आपको कभी मना ही नहीं है, ठीक है ना। पीएनएल बस इतनी ही बात है, कभी पीएनएल कंपलसरी रहेगा तो कभी ये ऑप्शनल रहेगा। किसी ना किसी कॉलम में एक टिक तो जरूर आएगा, या तो कंपलसरी में टिक आएगा या फिर ऑप्शनल में टिक आएगा। इसका मतलब ये है कि पीएनएल ऑप्शन कभी क्लोज नहीं रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। पीएनएल पे हम इनफैक्ट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड वाले इंस्ट्रूमेंट को भी पीएनएल पे लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप सब लोगों ने यहाँ पे सीखा कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ अगर बिजनेस मॉडल होते हैं तो हमको किस प्रकार से इनके सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड सिलेक्ट करने होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है।
सर ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से देखिएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है रिडीमेबल नेचर का। ये हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट वो है दोस्तों जो डेट आपका रिडीम होगा, यानी भविष्य में आपको इसका पैसा, आपका पेमेंट प्रिंसिपल का वापस मिल जाएगा। तो इस नेचर का रिडीमेबल डेट है ये। और यहां पर हमको बिजनेस मॉडल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट की बात आती है वहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दोनों चीज तो हाईलाइट होती ही होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ में ये शेयर करने की सोची है कि रिडीमेबल जो डेट है हमारे, उसमें यदि हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने वाला होता है, ठीक है, यदि रिडीमेबल डेट है उसमें हमारा बिजनेस मॉडल क्या होता है दोस्तों, होल्ड करने वाला होता है। तो यहां पे मैं ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि हमारा एसपीपीआई टेस्ट पास हो गया है, ठीक है, इसका मतलब वो फेल नहीं हुआ है, दैट मींस कि एसपीपीआई टेस्ट हमारा पास हो गया है। अब बताइए कौन सा बिजनेस मॉडल हम लोग सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड में सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बात हमने डिस्कस करी थी कि अगर हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने वाला है, आंसर यस में आता है। फिर आपको चेक करना है कि कैश फ्लो एसपीपीआई टेस्ट पास करते हैं, यस। तो अगर ये पास करते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या संस्था ने, एंटरप्राइज ने फेयर वैल्यू ऑप्शन इलेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर ये फेयर वैल्यू ऑप्शन इलेक्ट कर लिया गया है तो फिर तो देखो आगे एससीएम क्यों लगाओगे आप लोग। लेकिन अगर एंटिटी ने वॉलंटरीली फेयर वैल्यू नहीं किया है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, तो यू कैन गो फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपको एसीएम का बेनिफिट मिलेगा, और इस बिजनेस मॉडल में आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे अकाउंटिंग सब्सिक्वेंट रूप में कर सकते हो। सब्सिक्वेंट टाइम के अंदर आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल एसेट्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट के बारे में मैंने प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रीवियस सेशन में आपको बताई थी दोस्तों। ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑल द पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। चलिए, तो फिर बाद में सर यहां पे हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर OCI R का, OCI NR का कोई ऑप्शन रहता है क्या? मतलब अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी कर सकते हो, अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं कर रहे हो तो यहां पे दोस्तों हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू OCI बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। ये सारी चीजें हमको ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि हम उसको OCI के अंदर क्लासिफाई कर दे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये चीज। यानी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड बिजनेस मॉडल वाले हैं और जो SPPI टेस्ट को पास कर जाते हैं, तो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट का या तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया जाएगा सब्सिक्वेंट रूप में, या फिर इनका वैल्यूएशन किया जाएगा किस पर? ये वैल्यूएशन किया जाएगा दोस्तों आपका फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ये ऑप्शनल रहेगा, ये कंपलसरी नहीं रहेगा। तो आई होप ये टिक मार्क के जो निशान है और ये जो क्रॉस मार्क के निशान है ये आप सबको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो ये हो गया सर हमारा रिडीमेबल डेट का सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड सिलेक्शन, जहां पे हमने बात करी थी कि जब हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड का है तो। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे, तो यहां पे दोस्तों हमारे पास में जो सेकंड रिडीमेबल डेट का ये क्वेश्चन बन रहा है, जहां पे हमारे पास में बिजनेस मॉडल जो है वो तो होल्ड वाला ही है, यानी हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने वाला है, लेकिन हमारा SPPI टेस्ट यहां पे फेल हो जा रहा है। तो दोस्तों जब हमारा SPPI टेस्ट फेल हो जाता है ना दोस्तों, तो आप हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात ध्यान रखना कि SPPI टेस्ट किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अगर फेल हो जा रहा है तो फिर बाद में दोस्तों आपको उसको फेयर वैल्यू की तरफ ही लेकर जाना पड़ेगा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आपके कभी ऑप्शन में आएगा ही नहीं दोस्तों, इसलिए अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का तो यहां से हो गया है पूरा का पूरा हिसाब किताब आपका कैंसर। अच्छा सर OCI के बारे में बात करें तो, अरे नहीं, OCI का भी कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे लोगों को। भाई OCI का किसको बेनिफिट मिलता है? जिनके SPPI टेस्ट मीट हो जाते हैं दोस्तों। हमारा फ्लो चार्ट देखिए क्या कहता है, बिजनेस मॉडल होल्ड वाला है, ठीक है, बिजनेस मॉडल कैसा है? होल्ड करने वाला है। लेकिन हमारा SPPI टेस्ट क्या हो गया दोस्तों? SPPI टेस्ट पास नहीं हुआ, इसका मतलब पास नहीं हुआ तो हमको फेयर वैल्यू के थ्रू जाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू P&L कंपल्सरीली लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को कंपल्सरी बेसिस पर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। C दैट इज कंपल्सरी है यहाँ पे, है ना। आगे बात समझ में, ऑप्शनल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब आपको P&L पे वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन आपको फेयर वैल्यू पे करना पड़ेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों बात ये है
कि यहां पर आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की कलेक्टिबिलिटी पर तो कोई इनका मतलब इंटेंशन ही नहीं है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल कलेक्ट करें या इंटरेस्ट कलेक्ट करें। आप लोग तो वोलेटिलिटी पसंद कर रहे हो दोस्तों, वोलेटिलिटी पसंद कर रहे हो तो इंडेक्स क्या कहता है भाई, वोलेटिलिटी पसंद करने वालों के लिए पीएनएल बना है, पीएनएल में ही पसंद करिए वोलेटिलिटी को, प्रॉफिट लॉस में ही गेन लॉस बुक करिए। अब आपको हम ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है ना। फिर बाद में आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है देखिए और भी अच्छा, ये कहता है होल्ड और सेल वाला हमारा बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल कैसा है, होल्ड और सेल वाला, और एसपीपीआई टेस्ट पास हो जाता है, ये अच्छी बात है। बिजनेस मॉडल कैसा है, होल्ड और सेल वाला, चलो ठीक है, बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल वाला भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बिजनेस मॉडल होल्ड वाला ही हो। होल्ड और सेल के बिजनेस मॉडल में एसपीपीआई टेस्ट पास हो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर दोस्तों जब एसपीपीआई टेस्ट हमारा पास हो जाता है तो फिर क्या है, हमको यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल कंपलसरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब यहां पर एफवीटीपीएल हमारे पास में कंपलसरी नहीं होगा, हाँ वॉलंटरी करना चाहें तो आपके लिए हमेशा ये द्वार जो है खुला है दोस्तों, ये डोर आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि होल्ड और सेल में इंडेस हमें कौन सा मेथड सजेस्ट कराता है। होल्ड और सेल वाला अगर आपका बिजनेस मॉडल है दोस्तों, तो देखो सीधी बात है, अमोर्टाइज कॉस्ट का बेनिफिट तो गया। अमोर्टाइज कॉस्ट का तो बेनिफिट केवल किनको मिलता है, जिनका बिजनेस मॉडल होल्ड हो और सीसीएफ में एसपीपीआई टेस्ट पास हो जाए। तो यहां पे देखिए दोस्तों, कौन सा बिजनेस मॉडल है, होल्ड वाला है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर होल्ड वाला तो बिजनेस मॉडल नहीं है। इसका मतलब फिर देखो आप, होल्ड और सेल वाला है, हाँ जी होल्ड और सेल वाला है, तो क्या एसपीपीआई टेस्ट पास हो रहा है, हाँ जी सर पास हो रहा है। एफवीटीपीएल हम लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये नहीं लगाना चाहते दोस्तों, तो अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट तो नहीं मिलेगा आपको, अब आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है कि आप OCI रिक्लासिफाइबल, ये एक बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों जब एसपीपीआई टेस्ट पास हो जाता है, कि अभी आप अगर उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपकी इच्छा के अनुसार रखना चाहते हो आप रख लीजिए, और जब भी आपका मन करे आप इसको रिक्लासिफाई भी कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया दोस्तों पता है, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने एसपीपीआई टेस्ट को पास कर लिया था। एसपीपीआई टेस्ट को दोस्तों इन लोगों ने पास कर लिया था, इसलिए ये ऑप्शन इनको दिया गया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो यहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थ्रू रिक्लासिफाइबल आइटम्स के बेसिस पर हम इस मेथड को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में एसपीपीआई टेस्ट जो है वो पास हो चुका है, ठीक है। सो OCI NR यहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम यहां पे लगा लें OCI रिक्लासिफाइबल, या फिर हम यहां पे लगा लें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ठीक है ना। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में हमारे पास में क्या है, देखिए सर होल्ड और सेल का बिजनेस मॉडल है, और होल्ड और सेल के बिजनेस मॉडल पे कहा जा रहा है कि हमारा एसपीपीआई टेस्ट जो है वो पास नहीं हुआ। तो एसपीपीआई टेस्ट पास नहीं हुआ तो कंपल्सरीली पीएनएल लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कंपल्सरीली पीएनएल लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जब कंपनी का एसपीपीआई टेस्ट नहीं मीट हो रहा है तो आपके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल और ट्रेड, तो जो मॉडल ही अपना ट्रेड करने वाला है तो फिर तो बाद में आपको कैसे कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो रिडीमेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है, जहां पे मैंने एक साइड बिजनेस मॉडल भी रखा, एक साइड मैंने एसपीपीआई टेस्ट भी रखा, सब में मैंने फ्लक्चुएशन किए, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे आपके लिए बना सकता था मैंने सारे के सारे बनाए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज से आपके जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड जो है किसको सिलेक्ट करना है वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस में, जो कि वो है हमारा कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों क्या खास है, तो दोस्तों यहाँ पे देखना आपको ये है कि कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके, उसमें क्या है कि वो इश्यूअर एंटिटी के लिए अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुए तो क्या होगा, अगर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट आपके इश्यूअर एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हुए तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कन्वर्टिबल जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये कभी भी कोई भी नेचर के हो चाहे, ये कभी भी आपका एसपीपीआई टेस्ट पास नहीं कर सकते,
ये कभी भी आपका एसपीपीआई टेस्ट जो है दोस्तों वो पास नहीं कर सकते, इनका एसपीपीआई टेस्ट फेल ही होगा। क्योंकि पता है कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट में पैसे वो लगाते हैं जिनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि क्या है, अपने इंस्ट्रूमेंट के कन्वर्जन में रुचि है। क्योंकि अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट का या इंस्ट्रूमेंट का कन्वर्जन करा रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, इसका मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे आपका ध्यान है ही कहां। आपका ध्यान तो क्या है, उसके अंदर जो वोलेटिलिटी है, उसकी वैल्यू जो है। और आप जानते हो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट से थोड़ा सा वेरी करता है। और कौन से साइड में वेरी करेगा, डाउन साइड में वेरी करेगा, क्योंकि आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आपके इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्जन का ऑप्शन मिला आपको, आपका ध्यान एसपीपीआई से फिर हट ही जाता है। बिकॉज ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो कन्वर्टिबल डेट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करे और उसका ध्यान सिर्फ एसपीपीआई पे हो। अगर एसपीपीआई पे ही ध्यान था तो हम लोग एक प्लेन डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते ना, जहां पे अपने को सिर्फ अपने लगाए गए पैसे पर ब्याज मिल जाता। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात दोस्तों। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वोलेटिलिटी के लिए ही इन्वेस्ट किए जाते हैं, ताकि हमको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ और रिटर्न मिल सके। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नॉर्मल डिबेंचर की 12% है, तो कन्वर्टिबल डेट की इंस्ट्रूमेंट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 12 नहीं होगी, वो 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, है ना, मतलब 12 से कम होगी। तो यहां पे दोस्तों ये कभी भी आपका एसपीपीआई टेस्ट पास नहीं करेगा। बिजनेस मॉडल आपका कोई भी क्यों ना हो, एसपीपीआई टेस्ट इसके हमेशा फेल हो जाएंगे। अब सीधी बात ये है, यहां पे सबसे पहले हम लोग ये वाला केस पकड़ लेते हैं, सेल और ट्रेड करने वाला। सेल और ट्रेड करने वाला जहां पे एकदम बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेलिंग करोगे तो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल कंपल्सरीली लगाना पड़ेगा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सेलिंग करेंगे, एक सेकंड सॉरी, ये मैंने गलती यहां पे लिख दिया, वेट सेकंड, जी हाँ। तो सेलिंग करेंगे तो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल हमको यहां पे लगाना ही पड़ेगा। ये लीजिए फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा हमको, इस केस में हमको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, सेल करने वाला। तो जिनका बिजनेस मॉडल सेल करने वाला होता है उसको कंपल्सरी लगाना पड़ता है फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, ठीक है। आइए अब और पॉसिबिलिटीज को हम स्टडी करते हैं। अगर हमारा बिजनेस मॉडल दोस्तों होल्ड करने वाला है, ठीक है, और एसपीपीआई टेस्ट तो फेल हो ही गया है, तो आप जानते हो दोस्तों अब आपके पास में एसपीपीआई टेस्ट फेल हो गया है ना, तो अब आपके पास में ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए। कौन से वाले ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है, ये आपके अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ये आपको किसी भी परिस्थिति में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा ओसीआई रिक्लासिफाइबल और ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल। तो दोस्तों यहां पे आप चेक करिएगा कि अगर हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने वाला है, ठीक है, तो होल्ड करने वाला बिजनेस मॉडल है और एसपीपीआई टेस्ट हमारा फेल हो चुका है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में अब हम बताओ कौन सा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड सिलेक्ट करें। ऐसी कंडीशन में हम कौन सा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड सिलेक्ट करें, तो यहां पे देखिए सीधी सी बात है कि अगर हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने जैसा है, एसपीपीआई टेस्ट फेल हो चुका है और ये कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा फ्लो चार्ट हमें इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग कुछ बताता है क्या दोस्तों। देखिए हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने वाला है, सीसीएफ तो फेल हो गया, इसका मतलब हम जा तो रहे हैं इसी दिशा के अंदर। करना तो पड़ेगा दोस्तों हमको फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल ही, करना तो पड़ेगा दोस्तों हमको क्या, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल ही। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये इश्यूअर एंटिटी के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिस कंपनी ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रखे हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसका मतलब कि जो इश्यूअर एंटिटी है उन्होंने ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रखे हैं, तो उन्होंने अपने बुक्स में इसको क्या क्लासिफाई कर रखा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, राइट। हमारा इन्वेस्टमेंट किस में है, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट में है, तो ये कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एसपीपीआई टेस्ट कभी पास नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर जो है दोस्तों, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उनका कभी भी एसपीपीआई पे फोकस नहीं रहता है। तो अगर वो सामने वाली एंटिटी ने इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई कर रखा है, तो यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर सामने वाली कंपनी के लिए है, तो यहां पे हमने जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो मॉडल लगाए थे वो मॉडल का रिलैक्सेशन अपने को यहां पे मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर आपको
फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल, इसका मतलब कभी पीएनएल में ना जाने वाला ओसीआई का बेनिफिट आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां पे आपको ओसीआई एनआर का बेनिफिट मिल जाएगा। ये लीजिए, यहां पे अपन ओसीआई एनआर पे टिक कर देते हैं, चाहे अपना बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल वाला हो। एसपीपीआई टेस्ट तो फेल हो चुका है, तो यहां पे दोस्तों आपको एसीएम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओसीआई रिक्लासिफिकेशन का भी बेनिफिट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओसीआई आर का बेनिफिट किसको मिलता है, जो एसपीपीआई टेस्ट पास करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ओसीआई एनआर का एक बेनिफिट मिल रहा है, बस डिसएडवांटेज ये है कि वो कभी भी पीएनएल में नहीं जा सकता। क्या आप पीएनएल कर सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्टिबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर कि आपका जो कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कन्वर्जन इक्विटी में होना है, लेकिन ये जो सामने वाला एंटिटी है, इशूअर जो एंटिटी है, उसके बुक्स में ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाई किए गए हैं, तो आपको ये एनआर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हमारे पास में कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट है और एंटिटी ने, सामने वाले एंटिटी ने इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी अपने बुक्स में क्लासिफाई किया है, तो दोस्तों हमारे पास में ये एनआर वाला ऑप्शन नहीं होता। फिर कंपल्सरीली आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही करना है। फिर तो आपको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल टू अस। अब हमारे पास में और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ दोस्तों, जो लास्ट हमने जो दो बात डिस्कस करी, दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको आपको फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा। बस बात यह है कि आपको ये एक स्पेशल ऑप्शन मिल रहा है यहां पर एनआर करने वाला। ये एनआर करने का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। जब आपका दोस्तों ये क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तब आपके पास में ये ऑप्शन है। या तो आप इसको नॉन रिक्लासिफाइबल बेसिस पे ओसीआई को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन गो विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। ठीक है ना। तो ये हो गया सर हमारा पूरा का पूरा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जहां पे हमने सारी की सारी बातें देखी दोस्तों। अब एक काम करते हैं, वाइंड अप करने से पहले क्विक समराइजेशन कर लेते हैं सारी चीजों का। देखिए हमारे पास में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस मॉडल सेल करने वाला है, तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, कंपल्सरी पीएनएल करने का। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, होल्ड और सेल करने वाला बिजनेस मॉडल है, तो हम आपको एक ऑप्शन और दे देते हैं, आप ओसीआई एनआर भी कर सकते हो पीएनएल के साथ में, है ना। पीएनएल तो ओपन है ही, ओसीआई एनआर भी कर सकते हो। इसका मतलब आप कभी भी पीएनएल में वापस उस अमाउंट को नहीं लेके जा पाओगे जब आपने ओसीआई एनआर कर दिया है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर रिडीमेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, होल्ड वाला बिजनेस मॉडल है, एसपीपीआई टेस्ट पास कर गया है, तो यही एक ऐसा केस है दोस्तों, यही एक ऐसा केस है जहां पे आपको अमोर्टाइज कॉस्ट लगाने के लिए दिया गया है। बाकी देखो कहीं पे भी आपको अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप देखिएगा दोस्तों क्या पॉसिबिलिटीज है अमोर्टाइज कॉस्ट का, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज पास होनी चाहिए, होल्ड मॉडल होना चाहिए और एसपीपीआई टेस्ट पास होना चाहिए, तभी एसीएम मिलता है दोस्तों। इसका मतलब एसीएम बहुत ही रिजिड, एसीएम के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बहुत कठोर है, यानी आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे वैल्यू करने के लिए एकदम प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का इंटेंशन, इन्वेस्टर का इंटेंशन क्या है, होल्ड करने का है उसको और एसपीपीआई कलेक्ट करने का है। इसलिए ये एक ही केस ऐसा है जहां पर आपको एसीएम का बेनिफिट मिलता है। और रही बात ये कि यहां पे भी कोई आदमी पीएनएल लगाना चाहे तो लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें, ठीक है ना। हाँ जी, फिर बाद में हमारे पास में फिर से आता है दोस्तों होल्ड मॉडल। होल्ड मॉडल में हमारा एसपीपीआई टेस्ट फेल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां जहां एसपीपीआई टेस्ट फेल हुआ है वहां वो चीज फेयर वैल्यू ही की गई है, वहां वो चीज फेयर वैल्यू ही की गई है दोस्तों। फिर बाद में वहां पे हमारे पास में कॉस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रही बात ये कि फेयर वैल्यू करे तो करे कैसे, फेयर वैल्यू करे तो करे कैसे इस केस के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जब आपका एसपीपीआई टेस्ट फेल हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास में एक ही ऑप्शन है, कंपल्सरीली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना पड़ेगा। फिर बाद में बात करते हैं होल्ड और सेल। होल्ड और सेल के अंदर क्या हो गया दोस्तों, होल्ड और सेल के अंदर एसपीपीआई टेस्ट पास हो गया। अब ये एक स्पेशल केस है जहां पे आपका एसपीपीआई टेस्ट पास हो जाता है तो आपको हम ओसीआई रिक्लासिफाइबल, ओसीआई आर का बेनिफिट देंगे, ठीक है। आप ओसीआई आर के थ्रू इसका वैल्यूएशन कर सकते हो सब्सिक्वेंट, अगर पीएनएल के थ्रू करना चाहो तो पीएनएल के थ्रू भी कर सकते हो। होल्ड और सेल हमारा बिजनेस मॉडल है दोस्तों। एसपीपीआई फेल हो गया, फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा, एसपीपीआई फेल तो फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा। सेल और ट्रेड है दोस्तों तो बच ही नहीं सकते, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट पे। बिजनेस मॉडल होल्ड है, होल्ड या सेल है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है।
होल्ड है या होल्ड या सेल है। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेल करने वाला बिजनेस मॉडल है तो स्ट्रिक्टली पीएनएल करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करना पड़ेगा। लेकिन अगर होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है दोस्तों, होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है तो एसपीपीआई टेस्ट तो पास होगा नहीं इन लोगों का, एसपीपीआई टेस्ट पास नहीं होगा, इसका मतलब एसपीपीआई टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये अब आपको चेक करना है कि ऐसे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सामने वाले इश्यूअर एंटिटी के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। अगर वो है तो ही हम इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानकर ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज हम इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं मान पाएंगे। अदरवाइज हम इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं मान पाएंगे। और जब अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं तो एक ऑप्शन और मिल जाता है ओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल करने का, है ना, जो कि हमको यहां पे मिला था दोस्तों कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल तो करना ही होता है, लेकिन एक इररिवोकेबल ऑप्शन मिलेगा अपने को कि हम ओसीआई एनआर को यूज कर सकते हैं जो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बाद में आते हैं दोस्तों हमारे पास में सेल वाले बिजनेस मॉडल में पीएनएल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी है इश्यूअर के लिए तो फिर बाद में आपके पास में ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, जहां पे आप सब लोग क्या क्लासिफाई करते हो कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिक्टली थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो दोस्तों ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने समराइज करने की कोशिश करी आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आप सब लोगों को सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग मेथड को सिलेक्ट करने में बड़ी काम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और वहां पे हम लोग सीखेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट को कैसे हम सब लोग डिटेल में अकाउंटिंग करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट में किस प्रकार से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, और हम लोग उसको थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सेल। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।